हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 5। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें पढ़ने वाले हैं एसी थ्रू एलआर सर्किट और एसी थ्रू सीआर सर्किट। जैसे कि कल हमने पढ़ा कि प्योर रजिस्टर के केस में अल्टरनेटिंग करंट कैसे बिहेव करती है वोल्टेज के साथ, प्योर इंडक्टर के केस में कैसे बिहेव करती है, प्योर कैपेसिटर के केस में कैसे बिहेव करती है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा, ऊपर जाकर के आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर भी अगर किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर के फॉलो कर लो। सिंपल सी बात है। और वहाँ जाकर के अपनी क्वेरी पोस्ट कर दो, आंसर देने की कोशिश पूरी करूँगा। बात करते हैं किसके? चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 5 अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू एलआर सर्किट। एलआर सर्किट मतलब देखो, प्योर तो कोई चीज़ है ही नहीं, ना तो प्योर रजिस्टर है, ना ही प्योर इंडक्टर है, ना ही प्योर कैपेसिटर है। तो ऐसे प्योर इंडक्टर तो हो ही नहीं सकता। तो प्रैक्टिकल की बात करते हैं, इंडक्टर के साथ कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होगा, चाहे वो वायर का ही क्यों ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसी पासेस थ्रू एसी पासेस थ्रू एसी पासेस थ्रू एसी पासेस थ्रू एलआर सर्किट। एलआर सर्किट, अब एलआर सर्किट से पास होने पे क्या होगा? एलआर सर्किट से पास होने पर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा सर्किट का? मतलब हमने जब प्योर रजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर के केस देखे थे तो हमने करंट और वोल्टेज के साथ रिलेशन डेवलप किया कि आगे चल रही, पीछे चल रही या साथ चल रही। लेकिन जब एलआर, सीआर या एलसीआर ये सर्किट किसी के साथ जुड़ जाते हैं, ये कंपोनेंट किसी के साथ ऐड हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ होता ये है कि हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? हमें कैलकुलेट करना होता है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, जिसको नया टर्म दिया गया, जिसको नया नाम दिया गया इम्पीडेंस। मतलब अगर कोई चीज़ अकेली है तो रेजिस्टेंस नाम है, इंडक्टेंस नाम है, कैपेसिटेंस नाम है। लेकिन अगर कोई चीज़ दूसरे के साथ ऐड हो जाती है, जैसे कि इंडक्टर के साथ रजिस्टर को ऐड किया, तो क्या कहेंगे उसे? हम उसे कहेंगे इम्पीडेंस। उस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे? इम्पीडेंस। और उसे डिनोट करते हैं Z से। तो इम्पीडेंस नाम की टर्म आज इंट्रोड्यूस होगी। और इम्पीडेंस कुछ नहीं, एक टाइप का रेजिस्टेंस है ना। तो यही बात करते हैं एसी पासेस थ्रू एलआर सर्किट। तो भाई एलआर सर्किट बना लेते हैं पहले, है ना। चलो एलआर सर्किट देखो, पहले L फिर R, या पहले R फिर L, कोई इच्छा वाली बात, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है भी नहीं। ठीक है भैया, ये बनाया हमने यहाँ, ये अल्टरनेटिंग सोर्स, और ये हमने कर दिया ऐसे अल्टरनेटिंग सोर्स से बंद। और अल्टरनेटिंग सोर्स कितना है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और इसका R, क्योंकि हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे ना, ये भी रेजिस्टेंस तो इसका रेजिस्टेंस ही। इसने कितने वोल्टेज खाए अपने? क्योंकि सीरीज है, करंट सेम होगी तो क्या अलग होगा? वोल्टेज। तो करंट मान लो I चल रही है यहाँ, तो ये कितने वोल्टेज खाएगा? VL अपने वोल्टेज खाएगा। ये कितने वोल्टेज खाएगा? VR ये अपने वोल्टेज खाएगा। ठीक है, तो हमें तो टोटल क्या निकालनी है? रेजिस्टेंस निकालना है इसका सर्किट का। तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात एलआर सर्किट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप across let potential drop across inductor is VL and across capacitor is वो across resistor is R। then तो क्या होगा? तो देखो अब यहां से आगे कैसे करें? यहां से आगे में सहारा लेना पड़ेगा फेसर डायग्राम का। किसका सहारा लेना पड़ेगा? फेसर डायग्राम को। तो फेसर डायग्राम से आप क्या कहते हैं? फेसर डायग्राम कैसे बनाना है? जब कोई दो कंपोनेंट एक साथ हो तो फेसर डायग्राम बनाने का सिंपल तरीका बता देता हूं। क्या करना है? पहले तो वही है ना, क्वाड्रेंट बना लो ऐसे, और ये ऐसे बनाया क्वाड्रेंट। अब इसका जो एक्स एक्सिस है, हमें पता है रेजिस्टेंस के साथ जो करंट है वो सेम फेस में चलती है, तो रेजिस्टेंस को पकड़ के चलना है, क्योंकि उसके साथ ही करंट कोई दगाबाजी नहीं करती, वरना बाकी दोनों के साथ दगाबाजी करती है। और जब दगाबाजी करती है तो वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या काम करा, इस एक्स एक्सिस पे मान लो क्या है, हमने वोल्टेज दे लिए, किसके अक्रॉस ड्रॉप हो गए? रजिस्टर के अक्रॉस VR। तो करंट भी इसके साथ चलेगी सेम फेस में, क्या कह देंगे उसे? I कह देंगे करंट को। और हमें पता है जो करंट है इंडक्टर के केस में 90 डिग्री क्या करती है? लैग करती है, लैगिंग है ना।
90 डिग्री क्या करती है इंडक्टर के केस में करंट, लैग। तो मतलब करंट पीछे चल रही है, इसका मतलब क्या वोल्टेज आगे चल रहा है, या किसी के मैं आगे चल रहा हूँ तो मतलब वो मेरे पीछे चल रहा है ना। बात तो एक ही, कान इधर से पकड़ो इधर से, बात एक ही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस है, करंट रेजिस्टेंस के सेम फेज में चलती है, तो आई सेम फेज में चल रही है। हमें पता है इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री लैग करती है, तो मतलब वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेंगे। लीड कैसे करेंगे, देखो ये 90 डिग्री ये गया, यहाँ से π/2 एंगल पे क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं VL, ऊपर को करेंगे लीड तो VL ही आया, ये लैग और ये लीड, है ना। तो अब क्या होगा, इन दोनों का नेट कहाँ निकलेगा, दो चीज़ हैं तो दोनों का नेट कहाँ निकलता है, बीच में, जिसे बोलते हैं V बोलेंगे। दोनों का नेट क्या निकलेगा बीच में, जिसे क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। तो लिख दो। तो नेट निकालने का तरीका, अच्छा एंगल कितना है, मान लो फेसर एंगल फाई है ना। तो नेट निकालने का तरीका क्या होता है इसका, देखो यहाँ क्या करेंगे, नेट निकालने का तरीका सब जानते हैं, V स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और या V इक्वल टू हो जाएगा, V को हम E मान लेते हैं, V को क्या कह देते हैं, E को कि E ले रखा है हमने, E इज इक्वल टू अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, VR क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। तो लिखेंगे हेयर VL इज इक्वल टू क्या होगा, I XL, या सिंपल, क्योंकि V इक्वल टू IR, तो VL इज इक्वल टू I XL, और VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R। ठीक, तो यहाँ जब हम लिखेंगे दोनों के वैल्यू पुट करेंगे ऊपर, तो E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अंडर द रूट I XL का स्क्वायर प्लस I R का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू I को मान लो बाहर, रूट से बाहर भी I रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I इसके नीचे E अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, तो ये E अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम जानते हैं पूरे सर्किट का क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। ये पूरे सर्किट का क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। अब इसे रेजिस्टेंस तो लिख नहीं सकते ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी रजिस्टर का होता है। तो इसे क्या लिखा जाए, तो इसे नया नाम दिया जाएगा पहचान के लिए, कैसे इंपीडेंस कह दो, इसे क्या कह दो, इंपीडेंस, प्रतिघात कह दो। तो क्या लिखेंगे, हेयर न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूसेस, हेयर न्यू क्वांटिटी introduces whose name is impedance denoted by Z। तो क्या हो जाएगा, E अपॉन I कैन बी रिटन एज Z। तो इसे Z लिख देंगे हम। जब Z लिख देंगे तो ऊपर लिख दो भाई इसे, तो क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर द रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये है भाई सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसे कह सकते हैं इम्पीडेंस। यह है सर्किट का इम्पीडेंस, जिसे कह सकते हैं रेजिस्टेंस। तो कोई दिक्कत, बात समझ में आई कि हम क्या देख रहे थे, सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे थे, वो ऐसे निकलेगा सर्किट का रेजिस्टेंस, है ना। अब हमें फेस एंगल देखना है कि फेस एंगल कितना है, ये रहा फेस एंगल। फेस एंगल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, VL, और नीचे VR चली रहा है तो tan निकाल लो। देखेंगे फेस एंगल कैसे लिखेंगे, tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, VL, और बेस क्या चीज़ है, VR। और हम जानते हैं tan phi इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, VL क्या होता है, I XL अपॉन VR क्या होता है, I इंटू R, क्योंकि करंट तो सेम होगी, सीरीज है। तो tan phi कैन बी रिटन एज XL अपॉन R, या tan phi इज इक्वल टू XL क्या होता है, ओमेगा L अपॉन R। ये तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ से हम फेस एंगल पर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम था किसका, LR सर्किट का, अमर और अकबर का। ये अमर, ये अकबर, अमर अकबर और कैपेसिटर क्या है, एंथोनी। तो ये अमर अकबर दो भाई, दोनों के बीच हुई लड़ाई, और लड़ाई में निकल गया रिजल्ट ये क्या, रेजिस्टेंस जो इनके लड़ाई को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। चलो खैर, तो ये बातें थी सारे के सारे। इसके अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, इनके बेस पे, इनके ऊपर क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, चलो।
न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, ये 2-3 चीज़ें पूछ सकते हैं। इजी है वैसे तो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें न्यूमेरिकल में, है ना। तो न्यूमेरिकल क्या है, देखो न्यूमेरिकल में लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फाइंड इम्पीडेंस ऑफ ए गिवन सर्किट whose गिवन सर्किट दे रखा है भाई, ये रहा सर्किट, ये R, ये L। R दे रखा है कितना, 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है R का, और L दे रखा है हमें कितना, 1 हेनरी। ठीक, यहाँ ये है, ये ऐसे, और इसकी है E इज इक्वल टू E0 साइन 50t, ये गिवन है हमें। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत, तो ये दे रखा है हमें, है ना, सिस्टम दे रखा है। तो क्या फाइंड करना है हमें, इम्पीडेंस फाइंड करना है। तो इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए सर्किट में इम्पीडेंस क्या होता है LR सर्किट का, Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है हमें, क्या गिवन है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 ओम, और XL क्या है, XL होता है ओमेगा L, और ओमेगा कितना है, देखो कंपेयर करेंगे तो 50 आएगा ओमेगा, तो 50 इंटू L की वैल्यू 1, तो क्या आएगा 50, XL आया 50, तो R मिला, XL मिला, और Z की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट XL कितना है 50 का होल स्क्वायर, और ये कितना है 5 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के बैठेगा ये कितना 2500 प्लस 25, और ये हो जाएगा अंडर द रूट 25। ठीक है, 2525 ओम। अब तुम्हें पता है इम्पीडेंस होगी, रजिस्टर एक टाइप का रजिस्टेंस ही है, तो ओम ही यूनिट होगी इसके भी यूनिट में ऐसा कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि हमें दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, हमें सिस्टम दे रखा है एक, मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें कहा है कि देखो भाई एक हमारे पास इंडक्टर है सिंपल सा, और एक बल्ब बनाया है यहाँ, क्या बनाया, बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा, कोई इसमें शक वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसे अल्टरनेटिंग सोर्स दे दिया हमें, और इसका इंडक्टेंस है L और बल्ब का रेजिस्टेंस है R। अब हमसे ये कहा, क्या कहा, हमसे कहा व्हाट हैपन्स with the brightness of bulb when an iron rod inserted into the इंडक्टर। जब इंडक्टर में आयरन रॉड को इंसर्ट करेंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगी या बढ़ेगी, है ना। तो कौन बताएगा भाई बल्ब की ब्राइटनेस को, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस हुआ कम तो ब्राइटनेस ज़्यादा, क्योंकि करंट ज़्यादा पहुंचेगी, और रेजिस्टेंस हुआ ज़्यादा तो करंट कम पहुंचेगी। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस सर्किट का। अब देखते हैं भाई, जब हमने इसके अंदर आयरन रॉड फिल करी, मान लो हमने इसके अंदर आयरन रॉड रख दी, और जैसे आयरन रॉड इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमें पता है कि इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होता है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट, है ना, N स्क्वायर A इंटू L पाई समथिंग कुछ करके था, R पाई R स्क्वायर भी होता था, यहाँ पाई R स्क्वायर ये कुछ करके होता था। ठीक है, इससे क्या हुआ, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, है ना, मतलब जो इंडक्टेंस है वो मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, किसी भी कॉइल का, मतलब इंडक्टर का। तो जैसे हमने आयरन फिल किया तो इसका मीडियम चेंज हुआ, बढ़ा, मीडियम बढ़ने के कारण इसका इंडक्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मीडियम बढ़ने के कारण, इस मीडियम चेंज होने के कारण इसका इंडक्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कोई दिक्कत। अब जैसे ये इंक्रीज हुआ तो इसके इंक्रीज होने की वजह से एक्सेल इंक्रीज हो, क्योंकि एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। सो क्या लिख सकते हैं, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एक्सेल किसके प्रोपोर्शनल हुआ, एल के, मतलब एल बढ़ेगा तो एक्सेल भी बढ़ेगा, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो हम जानते हैं जो Z होता है, Z इंपीडेंस, वो क्या होता है, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर।
तो जब एक्सएल बढ़ेगा तो जेड भी बढ़ेगा भैया, इंपीडेंस भी बढ़ेगा सर्किट का। और जब सर्किट का इंपीडेंस बढ़ेगा तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू आई इंटू जेड सर्किट के लिए। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन जेड। और जब ये जेड बढ़ेगा तो आई क्या होगा, घटेगा। सिंपल। अब जब जेड बढ़ेगा, इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, यार जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम बढ़ी, करंट कम गई। और जब करंट कम जाएगी तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, बल्ब कम ग्लो करेगा। बल्ब की ब्राइटनेस कम है ना, बल्ब कम ब्राइट करेगा, बल्ब की ग्लोनेस कम हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस। ठीक, तो ये थे क्वेश्चन भैया एलआर सर्किट पे। बात करते हैं सीआर सर्किट की। सीआर सर्किट में क्या होगा, जब करंट को पास कराएंगे तो उसकी इंपीडेंस क्या होगी सीआर सर्किट की, तो सेम ही निकलेगी लगभग लगभग, पता ही लग रहा होगा आपको, है ना। देखते हैं, डेरिवेशन तो करना ही है। क्या लिखेंगे, एसी पासेस थ्रू, पासेस ऊपर से लिखते हैं ना, एसी पासेस थ्रू सीआर सर्किट। सीआर सर्किट जब एसी सीआर सर्किट से पास होती है तो क्या होगा भैया, जब एसी को हम किससे पास कराते हैं, सीआर सर्किट से पास कराते हैं तो क्या होगा। अब सीआर सर्किट मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर का मेल, है ना, रजिस्टर के साथ कैपेसिटर को ऐड कर देंगे तो सीआर सर्किट बनेगा। तो कैसे बनाते हैं भाई, देखो ये रजिस्टर लगाया, ये कैपेसिटर लगाया, ये यहाँ आया, ये यहाँ, और ये ऐसे, और ये आया यहाँ, और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिक्कत कोई, ठीक, अल्टरनेटिंग सोर्स, ये R हुआ, ये हुआ XC, ये अपने खाएगा कितने VR, और वो अपने कितने खाएगा VC, और यहाँ से करंट चलेगी भैया I। ठीक, अब इसका फेसर डायग्राम बनाना है, क्योंकि हमें पता है VR इज वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस ए रेजिस्टर, VCR वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम बनाते हैं। फेसर डायग्राम में क्या देखेंगे हम, फेसर डायग्राम देखो, ये ऐसे, ये ऐसे। जब भी दो से दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट ऐड होते हैं तो तुम्हें पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम VR मानते हैं, ऐसे क्या मानते हैं VR, और इसी को ऊपर ओवरलैप करा देते हैं किसको, I को। और आपको पता है जो करंट है कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है और आगे चलती है। तो मतलब वोल्टेज पीछे चल रहे होंगे, पीछे चल रहे हो तो कैसे जाएगा इसका सिस्टम, अच्छा ऐसे बनाते हैं, इस तरह से बना, पीछे चल रहे हैं नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ, और ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ, और ये तो एक्स एक्सिस हुआ, तो यहाँ तो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR, इसी के ऊपर I, और नीचे क्या हो जाएगा VC, क्योंकि 90 डिग्री पीछे चलेंगे वोल्टेज, जब वो 90 डिग्री आगे चल रही करंट, तो ये 90 डिग्री हुआ। अब इसके बीच में निकलेगा नेट, जैसा बोलेंगे E, है ना, तो E नेट निकलेगा बीच में, कितना एंगल पे निकलेगा, वो फाई एंगल पे निकलेगा, सिंपल सी बात है, फाई एंगल। ठीक है जी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम अगर हम बात करें नेट निकालने की, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, VC क्या होता है I XC का होल स्क्वायर, और VR I R का होल स्क्वायर। दिक्कत कोई, ठीक। अब हम पर पता है E इज इक्वल टू I लेंगे बाहर हम, तो अंडर रूट बचेगा क्या, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, अब E लेके जाओ नीचे I को, I अपॉन E इज इक्वल टू अंडर द रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो E अपॉन I लिखेंगे जब वहाँ, तो E अपॉन I क्या लिखते हैं, वो इम्पीडेंस होगा Z, इम्पीडेंस ही है तो Z, और Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो भैया सर्किट का इम्पीडेंस मिला, ये इसे क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। क्वांटिटी तो वही है, इम्पीडेंस Z से डिनोट करते, चाहे LR सर्किट हो, चाहे CR सर्किट हो, चाहे LCR सर्किट हो। हमें पता होना चाहिए कि इम्पीडेंस का इंट्रोड्यूस होगा, इम्पीडेंस वहाँ इंट्रोड्यूस होगा जब रजिस्टर के साथ कोई सा भी कंपोनेंट ऐड होगा, है ना, एक्स्ट्रा में ऐड होगा। ठीक, अब फेस एंगल की बात करते हैं, तो फेस एंगल कैसे निकलेगा, देखो फेस एंगल कैसे निकाल सकते हैं भला हम, ये रहा फेस, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये VC तो ये भी VC हो जाएगा, तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई विल बी इक्वल टू VC अपॉन VR। VC को लिख सकते हैं I XC
अपॉन आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल, एक्स से होता है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। तो ये हो जाएगा tan phi इज इक्वल टू ये रहा भैया हमारे पास ओमेगा सी इंटू आर। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? ओमेगा क्या होता है? वेयर ओमेगा की वैल्यू सब जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, है ना। अब एक बात देखो यहाँ, एक इंटरेस्टिंग बात जानने वाली है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, tan phi आ चुका, वो आ चुका, इम्पीडेंस कोई दिक्कत वाली बात। एक बात ये है कि जब हम AC से मान लो कोई कैपेसिटर है, इंटरेस्टिंग नोट लिखते हैं, नोट, ये बात याद रखने वाली है, क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट, नीट में ही पूछा गया, बोर्ड में तो आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये डायरेक्ट कैपेसिटर है, इसे हमने DC से जोड़ा, इसे हमने किससे जोड़ा? DC से जोड़ा, मान लो इसका वोल्टेज भी है, तो क्या ये करंट पास कर देगा? ब्लॉक कर देगा, है ना। जब DC से ऐड करेंगे इसमें तो कितनी करंट यहाँ पास कराएगा? जितनी यहाँ से निकली का उतनी पास कराएगा, कम कराएगा, ज़्यादा। तो देखो अगर ये DC है तो DC, फॉर DC के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है DC की? 0। अरे DC की फ्रीक्वेंसी 0, AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। DC की फ्रीक्वेंसी 0 तो हम जानते हैं, जो रिएक्टिव होती है इसकी रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बोलते हैं XC। XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी, और एफ की वैल्यू क्या है यहाँ 0, क्योंकि DC की बात चल रही तो x इक्वल टू 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब ये कि जो कैपेसिटर है DC के केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब करंट किसी भी कीमत पर आगे जा ही नहीं सकती, करंट को ब्लॉक कर देगा। समझ में आई बात? तो इसलिए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करते हैं कहीं कहीं से हम, क्योंकि ये करंट को वहीं ब्लॉक कर देगा। जब करंट को ब्लॉक कर देगा, करंट आगे जाएगी नहीं। एम्पलीफायर्स में कई चीज़ों में इसका इसलिए यूज होता है जिससे कि करंट को ब्लॉक कर पाए, अगर ज़्यादा करंट जाएगी तो सर्किट डैमेज ना हो जाए। तो कहीं कहीं ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप ही एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो आई इंटरेस्टिंग बात समझो हो रही है। AC के केस में तो पास ही कर देगा, क्योंकि AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो नीचे 50 आ जाएगा और ये आराम से अपनी वैल्यू आ जाएगी जो भी आनी होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये था भैया हमारे पास LCR सर्किट और वो LR सर्किट और CR सर्किट का सार। न्यूमेरिकल करते हैं CR सर्किट का एक अच्छा सा कोई सा, है ना, ठीक ठाक से न्यूमेरिकल करके अपना सलाम नमस्ते करते हैं हंसते हंसते। देखिए भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो इसमें दे रखा है, मान लो हमारे पास ये क्या है, एक सर्किट है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, एक लैंप, एक तो कैपेसिटर है भैया, ये रहा कैपेसिटर, और एक क्या है, फिर बल्ब। ये बल्ब वाले केस वाले बहुत आते हैं, इसलिए मैं बल्ब वाला ज़्यादा करा रहा हूँ इसी वजह से। और ये है हमारे पास AC सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ, ठीक है। कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, बल्ब का रेजिस्टेंस R दे रखा है। अब हमने बताया what happens with the brightness of bulb, what happens with the brightness of bulb when number first C increases, C को हम क्या करें, इंक्रीज करें, C क्या है कैपेसिटेंस, एंड F इंक्रीजेस, F को क्या करें, इंक्रीज करें, F क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी। बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाए या फ्रीक्वेंसी बढ़ाए बल्ब, है ना, अल्टरनेटिंग सोर्स की। तो देखो एक करंट थी, मान लो आई जा रही है यहाँ से, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो Z है, Z क्या होता है √XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये तो हमें पता है SCR सर्किट में। अब C इंक्रीज करते हो XC पे डिपेंड करते हैं, XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। C इंक्रीज करेंगे तो XC क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब XC डिक्रीज होगा तो Z डिक्रीज होगा, क्योंकि Z क्या है, Z इज इक्वल टू √XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और जब XC डिक्रीज होगा तो Z भी डिक्रीज होगा, और जब Z डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगी, क्योंकि जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी। लिखेंगे इफ Z डिक्रीजेस, इफ इम्पीडेंस डिक्रीजेस, जब Z डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस, देन करंट इंक्रीजेस, और जब करंट इंक्रीज होती है, करंट इंक्रीजेस, हैंस ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इंक्रीजेस। करंट ज़्यादा गए तो बल्ब ज़्यादा तेज चलेगा, सिंपल सी बात, इंक्रीजेस, है ना। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट था ये,
सेकंड पार्ट में क्या कहा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी जाए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो वही एक्सी से बात करेंगे, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी, और ओमेगा क्या होता है 1/2πf/c। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं एफ को, एफ इंक्रीज करेंगे फिर से एक्सी डिक्रीज होगा, बात वही है सेम टू सेम। और जब एक्सी डिक्रीज होगा तो जेड डिक्रीज होगा, और जेड डिक्रीज होगा तो देन हैंस सेम एज अबव, सेम एज अबव। ऊपर की तरह बल्ब यहां भी क्या करेगा, ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा, ज्यादा ब्राइटनेस के साथ क्या करेगा, ग्लो करेगा। सही बात है बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था इसके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसके लिए। इसमें क्या है देखो भाई, इसमें दे रखा है हमें, ये दे रखा है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। इसकी कैपेसिटी दे रखी है एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 3 फैराड है ना, 3 ओम, और ये दे रखा है आर इज इक्वल टू 4 ओम। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सिंपल सा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है फाइंड जेड, फाइंड जेड। एक तो जेड फाइंड करना है एंड फेस एंगल फाई फाइंड करना है। जेड और फाई दो चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। जेड क्या होता है सब जानते होंगे इम्पीडेंस, फाई क्या होता है फेस एंगल। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं लिया, ऐसे कर दोगे तुम भी। ट्राई करो जरा, करो ट्राई, कर लिया। चलो देखते हैं। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z होता है √x² प्लस r², और xc क्या होता है, xc दे रखा है 3k² प्लस 4², ये हो जाएगा 5 ओम। तो इम्पीडेंस तो आया 5 ओम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फेस एंगल होता है tan phi इज इक्वल टू क्या होता है, xc/r, xc कितना है 3/4, ये आता है भैया हमारे पास फेस एंगल 3/4। तो कोई दिक्कत, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसमें, छोटी सी बात और कर लेते हैं ग्राफ की। फ्रीक्वेंसी के साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे वेरी करते हैं। तो क्या लिखते हैं भैया, ड्रॉ द ग्राफ, क्या है ये, ड्रॉ हेडिंग है, ड्रॉ द ग्राफ। चलो ऐसे ही बता देता हूँ, हेडिंग क्वेश्चन ही बना लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह दो उसे, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्सी एंड एफ। फर्स्ट पार्ट है। नंबर 2 पार्ट में क्या पूछा है, एक्सएल एंड एफ। फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच ग्राफ बनाना है, और फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच ग्राफ बनाना है। तो बना सकते हैं नंबर फर्स्ट पार्ट के लिए। तो हम जानते हैं जो एक्सी होता है वो होता है 1/ओमेगा c, या एक्सी कैन बी रिटन एज 1/2πf/c, या एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। कोनिक हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, कैसा आएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत, ऐसे ही ग्राफ आएगा नहीं आएगा, आएगा भैया ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। तो ये था किसके बीच में, एक्सी और एफ के बीच में ग्राफ आएगा ये। और ऐसे ही नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल, या एक्सएल इक्वल टू 2πf/l, या एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ। तो ये क्या बनेगा ग्राफ, ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, एफ एक्सएल, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है भाई, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो ऐसे बनेगा इनका ग्राफ, सिंपल। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना भाई, मिल जाएगा तुम्हारा भाई। जब तक के लिए थैंक यू।